अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है एंटी सीजर ड्रग्स करेंगे हम आज स्टार्ट। इसमें भी बस एक दो जो हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके हवाले से जो हम करेंगे। तो पहले तो हमेशा की तरह ही हम डिस्कस करते हैं बॉक्स को। तो एंटी सीजर ड्रग्स जो हैं वो हम कब यूज करते हैं, जब एक पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल उसकी एक्टिविटी जो है वो एबनॉर्मल हुई हुई है। यानी कि रिकॉर्डिंग हो रही है ना, एक दफा आप चेक कर लें। जी हो रही है। अच्छा, अब ये होता है कि न्यूरॉन से आपको पता है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जो आगे उन्होंने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं अपने। अब देखें कि अगर एक चीज का बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, अगर एक चीज जरूरत से ज्यादा रिलीज हो रही है, आपने हाथ आराम से हिलाना है तो आपका नॉर्मल मूवमेंट हो रही है, लेकिन अगर आपके वो जो न्यूरोट्रांसमीटर जिन्होंने ये मूवमेंट करवानी है वो इतने ज्यादा रिलीज हो जाए कि आपकी मतलब आपको जर्किंग होने लग जाए, आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए वो मूवमेंट, तो वो एबनॉर्मल जो है न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी है। तो सीरियस में क्या होता है कि एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा होता है न्यूरॉन से यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स का, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ऐसी चेंजेस आ रही होती हैं, ऐसी बॉडी मूवमेंट्स आ रही होती हैं, या फिर साइकोलॉजिकल कंडीशंस भी कुछ ऐसी आ रही होती हैं जो नॉर्मल नहीं होती और जो कि उस एबनॉर्मल डिस्चार्ज की वजह से हो रही होती है। तो अब क्या होता है कि हम यहाँ पे एंटी सीजर ड्रग्स उसके अकॉर्डिंगली देते हैं जिस तरह का सीजर उस पेशेंट को आ रहा होता है। अब सीजर्स के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, तो जो मेन टाइप्स हैं हम वो उनको आज डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे यहाँ पे गिवन है। एक होता है टॉनिक क्लॉनिक सीजर। इसमें क्या होता है, इसमें इधर मैं आपके आगे यहाँ पे करना तो नहीं है ये वाला आपने बॉक्स, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता दूं कि टॉनिक क्लॉनिक सीजर में क्या होता है कि यहाँ पे दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि मसल रिजिडिटी आ रही होती है, और दूसरा क्या होता है कि वहां पे जो है जर्किंग हो रही होती है। यानी टॉनिक का मतलब है कि स्टिफ हुआ हुआ है, और क्लोनिक का क्या मतलब है कि वहां पे ट्विचिंग या फिर जर्किंग या फिर झटके लगना जिसको उर्दू में कहेंगे वो हो रहा है। और स्टिफनिंग मतलब कि जो मसल है वो हार्ड हो गया है या फिर वो स्टिफ हो गया है। तो टॉनिक क्लोनिक सीजन में ये होता है मतलब कि दोनों फेजेस आ रहे होते हैं। पहले स्टिफनिंग का फेज आएगा और फिर जो है जो जर्किंग वाला फेज है वो आएगा। ये आपके जो है यहाँ पे जो टेबल बना हुआ है इसके अंदर इसने बताया हुआ है इस तरीके से। टॉनिक फेज में क्या होता है, रिजिडिटी होती है, और ये सब आपने याद नहीं करना, मैं आपको वैसे जनरल बताने के लिए थोड़ा बताया। और पार्शियल सीजर क्या होता है, पार्शियल पार्शियल जो होते हैं ना ये दो तरह के हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकता है, कम्प्लेक्स भी हो सकता है। जो सिंपल होता है ना उसमें आपकी कॉन्शियसनेस जो है यानी आपका जो कि आपको अपने सराउंडिंग से जो आपकी है आपको पता है कि आप किधर बैठे हो क्या कर रहे हो, ये सब आपकी जो कॉन्शियसनेस है ये आपकी प्रिजर्व रहती है, यानी आप अपने होश में रहते हो। लेकिन जो कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर होगा उसमें आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, वो प्रिजर्व नहीं रहेगी। उसके अलावा उसमें भी जो साइकोलॉजिकल है प्रॉब्लम्स वो आएंगे, जिस तरह के कन्वल्सिव जर्किंग वगैरह होगी और इस तरह के और जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगे। झटके वगैरह थोड़े होंगे लेकिन एज कम्पेयर टू टॉनिक क्लॉनिक, लेकिन थोड़े बहुत वहां पे भी होंगे। अच्छा, एब्सेंस सीजर क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक पेशेंट बैठा हुआ है, उसको उसकी कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड हो गई है, लेकिन आपको जो देखने वाला है ना उसको कुछ भी नहीं पता लगेगा कि ये इसको सीजर हुआ है, अभी ये इसको सीजर की एक एपिसोड हुई है। क्या होगा, वो बैठा होगा, वो बस एक जगह स्टेयर करता रहेगा, एक जगह बस देखता रहेगा थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। ये कुछ सेकंड्स के लिए होता है ये वाला सीजर, जो एब्सेंस सीजर जिसको कह रहे हैं। वो एक जगह देखता रहेगा थोड़ी देर तक और बस स्टॉप होके, जैसा कहते हैं ना, जैसा वो छोटे होते हम लोग गेम भी खेलते थे कि कौन ज्यादा देर जो है स्टॉप होके बैठता है, उसी तरीके से कह लें कि वो बस एक थोड़ी देर के लिए स्टॉप होके बैठा होता है, और देखने वाले को नहीं पता लगेगा कि वो जो है वो उसको सीवियर हुआ है, और थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो है इसका तभी पता लगता है, या तो या तो ये तब पता लग जाए जिस तरह अगर कोई बंदा बात करते करते थोड़ी देर रुक गया है और वो वहीं पे स्टॉप हो गया है और उसको एक ही जगह वो स्टेयर कर रहा है, उसकी आई मूवमेंट नहीं हो रही, और या फिर जिस तरह आप उसकी ब्रेन की एक्टिविटी चेक कर रहे हो, यानी कि आप उसकी ब्रेन का को एग्जामिन कर रहे हो, तो आपको वहां पे जब
न्यूरॉन जो न्यूरॉन डिस्चार्ज जो जब डिफरेंट आएगा हर जगह पे, आपके जो सीटी स्कैन वगैरह जो है या स्कैन जो डिफरेंट टाइप के हैं उनमें जब आपको डिस्चार्ज पता लगेगा तो फिर आप कर सकते हो डायग्नोस कि इस पेशेंट को ये सीवियर हुआ था या हुआ है, ठीक है। अच्छा, आगे आता है मायोक्लोनिक। मायोक्लोनिक अगेन मसल से रिलेटेड है, इसमें फिर जर्किंग वगैरह या फिर, लेकिन यहाँ पे शॉक लाइक जर्किंग होगी, मतलब कि शॉक की तरह उसको बार बार जो है झटके लगेंगे। तो इस सीजर में हम जो ड्रग्स देते हैं वो उसने बता दिए। फिर बैकअप या एडजंक्टिव ड्रग्स कौन से थे? एडजंक्टिव का क्या मतलब होता है, कोई मुझे बताएगा? मैंने पहले बताया हुआ आप लोगों को। किसी ड्रग के साथ अगर एडिशन में कोई ड्रग दिया जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली इसका यही मतलब है कि आप उसको कॉम्बिनेशन में दे रहे हो। एक प्राइमरी ड्रग है तो आप इसको उसकी ड्रग की इफेक्टिवनेस को या उसकी एफिकेसी को बढ़ाने के लिए एक और साथ जो है, मतलब कि एहतियातन कह लो कि एहतियातन आप उसको दे रहे हो, तो वो वाली ड्रग्स हैं वो उसने यहाँ पे लिस्ट कर दी है जो आप एहतियातन इन चीजों में दे सकते हो इनके अलावा। तो ये तो आपने बॉक्स कर लिया। इसमें टॉनिक क्लॉनिक में कौन कौन सी आ जाती है? कार्बामेज़ेपिन आ जाती है, लेमोट्राइगिन आ जाती है, फेनेटोइन आ जाती है, वेल्प्रोइक एसिड आ जाती है। फेनेटोइन और वेल्प्रोइक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। अच्छा खैर, एप्सन सीजर जो है उसमें आ जाए क्लोनाजिपाम आ जाएगी, थियोसॉक्सिमाइड आ जाएगी, थियोसॉक्सिमाइड और वेल्प्रोइक एसिड अगेन यहाँ पे यूज हो सकती है। और बायोक्लोनिक जो है इसमें सीयर, इसमें अगेन क्लोनाजिपाम, लेमोट्राइगिन और वेल्प्रोइक एसिड आ जाती है। इसके अलावा ये जो बैकअप या एडजंक्ट है इसमें तो आपके पास वैरायटी ऑफ ड्रग्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। इनमें आपके पास वो वाली भी आ जाती हैं जो हमने पहले सेडेटिव और हिप्नोटिक में पढ़ी थी, क्योंकि आपको याद है कि हमने वहाँ पे उसका एक्शन भी पढ़ा था कि एंजाइटी के अलावा हम इनको जो है सीजर वगैरह, जिन पेशेंट में एंजाइटी बात है कि आपको पता है कि उसमें हाइपर एक्टिविटी हो रही है, तो ये जो सेडेटिव हिप्नोटिक्स होती है ये क्या कर रही होती है? सीएनएस को डिप्रेस कर रही होती है ना, तो हम यहाँ पे एडजंक्ट के तौर पे उन ड्रग्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके बारे में भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा, अब हमने यहाँ पे पढ़ना है फेनेटोइन के हवाले से। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास पेपर्स में आया हुआ है, निशान लगा लें आप सब। अच्छा, फेनेटोइन का क्या है कि ये ऑरल बायोअवेलेबिलिटी ऑफ फेनेटोइन इज वेरिएबल बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अच्छा, वो यही कह रहे हैं कि हर बंदे का जो है ना, एक तो होता है ना आप कहते हो ड्रग की इतनी बायोअवेलेबिलिटी है वो आप बता देते हो, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे में वो ड्रग घंटे बाद मेटाबोलाइज हो रही है तो आप में हो सकता है वो 1.5 घंटे बाद हो रही हो। कुछ चीजें होती हैं जो जेनेटिक बेस्ड होती हैं, ठीक है, या उस बंदे की अपनी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पे डिपेंड कर रही होती है। तो वो उसमें यही कर रहा है कि बायोअवेलेबिलिटी जो ऑरली अगर आप ले रहे हो तो उसकी वेरी करेगी। रैपिड ऑनसेट एंड एक्सटेंडेड रिलीज। रैपिड ऑनसेट क्या है कि फौरन से वो ऑनसेट। एक्सटेंडेड रिलीज क्या होता है कि वो देर पा तक जो है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती रहे और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना एक्शन शो करती रहे बॉडी में। ये फॉर्म्स होती हैं कुछ ड्रग की, मतलब कि एक्सटेंडेड रिलीज कुछ टैबलेट्स होती हैं जो कि क्या उनका मकसद होता है ताकि आप जो है आपको बार बार दवाई ना लेनी पड़े, बल्कि एक दफा आप ले लें और वो स्लोली स्लोली जो है वो रिलीज होती रहे और अपना इफेक्ट शो करती रहे। तो वो कह रहा है कि दोनों तरह की अवेलेबल है हमारे पास। फेनेटोइन मेटाबॉलिज्म इज नॉन लीनियर। इसका क्या मतलब है कि वो ये कहना चाह रहा है कि हमने मेटाबॉलिज्म, आपको याद होगा हमने फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्डर में वो क्या डिपेंडेंट था अपनी उसकी डोज के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। लेकिन हमने दूसरी जगह पढ़ा था जीरो ऑर्डर में वो नहीं था, उसमें ये क्या था कि वो अपना एलिमिनेशन का जो रेट है वो उसका कांस्टेंट रहना है, आप जो मर्जी कर लो, ठीक है, उसने एलिमिनेशन अपने हिसाब से ही करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि फेनेटोइन का क्या हिसाब है कि नॉन लीनियर बिहेवियर है। इसका मतलब कि एक तरह का बिहेवियर नहीं रहता। लीनियर बिहेवियर तो वो होता है ना जो एक ही तरह का होता है, मतलब कि इसका दोगला तरह का बिहेवियर है कि अगर आप इसकी मॉडरेट डोज दोगे ना तो ये फर्स्ट ऑर्डर शो करेगा। अगर आप बहुत ज्यादा डोज देने लग जाओगे ना तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको याद होगा हमने पढ़ा था जीरो ऑर्डर में क्या होती है, सैचुरेशन हो जाती है एलिमिनेशन वाले प्रोसेसेस की। एलिमिनेशन वाले प्रोसेसेस की जब सैचुरेशन होगी तो क्या होगा, एक खास हद तक ही सिर्फ जो है डोज एलिमिनेट आउट हो सकती है। तो यहाँ पे वो वही बात कर रहा है कि जब हाई डोज होती है तो इस ड्रग का डुअल एक्शन है कि अगर आप मॉडरेट पे दोगे तो फर्स्ट ऑर्डर क्यों करेगी,
अगर आप हाई डोज पे करोगे तो वो जीरो ऑर्डर को फॉलो करने लग जाएगी, यानी कि फिर वो एक हद तक ही एलिमिनेट होगी, उससे ज्यादा वो एलिमिनेट नहीं होगी, बजाय कि आप जितनी भी आपकी कंसंट्रेशन ब्लड में पड़ी हो। अच्छा, द ड्रग bind extensively to protein plasma protein and free phenytoin level is increased transiently। अच्छा, अब यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है, यहाँ पे आपको याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था कि ड्रग हमेशा कब एक्टिव होती है, जब वो एक फ्री फॉर्म में होती है। अगर वो किसी भी प्रोटीन के साथ ब्लड के अंदर बाइंड है ना, तो क्या होता है कि वो ब्लड में तो पड़ी हुई है, लेकिन जो उसका एक्शन है ना, जो उसका मकसद है जिसके लिए वो आपने ली है, वो तब तक वो शो नहीं करेगी जब तक वो फ्री यानी कि अनबाउंड फॉर्म में नहीं होती ब्लड में। तो अब यहाँ पे वो कह क्या रहा है कि इसकी ये जो ड्रग है ना, ये जो है ना, इसकी प्रोटीन बाइंडिंग तो बहुत ज्यादा है, उसने बताया इतनी ज्यादा है, 97 to 98% है। ये वन ऑफ दोज ड्रग है जिनकी हाईली जो है ना हाई प्रोटीन बाइंडिंग है। कुछ ड्रग्स हैं जिनकी इतनी ज्यादा है, ये 95 प्लस, उन ड्रग में से एक ये फिनिटोइन है, ठीक है। अब वो कहते हैं, अब जाहिर बात है इसकी इतनी ज्यादा प्रोटीन बाइंडिंग है, तो अब क्या है कि आपको पता है जब आपकी एक ड्रग की प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा होती है ना, तो आप उसकी उस हिसाब से ही डोज देते हो कि अगर इसने 98% जाके अंदर बॉडी में बाइंड हो जाए तो चलो 3% अगर वो फ्री फॉर्म में होगी तो हम इतनी डोज उसको दें कि जितनी फ्री फॉर्म में हो तो वो एक्शन तो कुछ ना कुछ तो करे। तो मतलब जाहिर बात है आप उस लिहाज से उसको ज्यादा दोगे ना, ताकि वो जो फ्री फॉर्म में हो वो उसी परसेंटेज के लिहाज से ज्यादा हो जाए। जाहिर बात है 98% अगर उसमें बाइंड फॉर्म में है तो 3% उसकी अगर 100 का 3% जो होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू 1000 का 3%, ठीक है ना। तो उस लिहाज से वो कहना चाह रहा है कि फ्री जो ड्रग है वो जो होगी वो फिर क्या होगा, यहाँ पे वो क्या रहा है कि अब जो कुछ ड्रग्स हैं उन वो रिप्लेस कर देती हैं इस फिनेटोइन की बाइंडिंग को। तो फिर क्या होगा, जिन प्रोटीन्स के साथ पहले फिनेटोइन अटैच थी, अब अगर दूसरी ड्रग आके उनके साथ अटैच हो जाएंगी तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, क्योंकि अब फिनेटोइन इटसेल्फ जो है वो ज्यादा फ्री फॉर्म में चली जाएगी, क्योंकि वहां पे कंपटीशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप कार्बामेजेपिन को ले लो, कार्बामेजेपिन का फिनेटोइन के साथ कंपटीशन हो रहा है। पहले अकेली आपने फिनेटोइन ली थी तब तो वो थी 98% जो थी ना वो थी बाइंड फॉर्म में थी, लेकिन हुआ क्या, आपने साथ में ले लिए कार्बामेजेपिन। अगर आपने साथ में कार्बामेजेपिन ले लिए तो क्या होगा, कार्बामेजेपिन और फिनेटोइन के दरमियान मुकाबला होगा प्रोटीन के साथ बाइंड करने में। और ये जो है कार्बामेजेपिन अगर इस प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है तो क्या होगा, जाहिर बात है इसका यही मतलब है ना कि बाइंड फिनेटोइन नहीं हो सकी। जब फिनेटोइन बाइंड नहीं हो सकेगी तो इट मीन कि वो फ्री फॉर्म में है। जब फ्री फॉर्म में है तो अगर वो जरूरत से ज्यादा फ्री फॉर्म में है तो इट्स मीन के देयर इज गोइंग टू बी टॉक्सिसिटी, ठीक है, वहां पे टॉक्सिसिटी होने वाली है। तो वो यही कह रहा है कि हमने उन ड्रग्स के साथ नहीं देना इसको जिनको डिस्प्लेस कर सकती है, जो डिस्प्लेस कर सकती हैं फिनेटोइन को, जिस तरह कार्बामेजेपिन, सल्फोनामाइड या फिर वेल्प्रोइक एसिड। ये वो ड्रग्स हैं जो फिनेटोइन को डिस्प्लेस करके खुद अटैच हो सकती हैं प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। और फिर अटैच होने से क्या होगा, ये समझ लें आप, आसान लफ्जों में ये समझ लें, जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अटैच होती है ना वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, वो एक्टिव नहीं होती। और जो ड्रग फ्री फॉर्म में होती है ना वो एक्टिव होती है। तो आपको एक्टिव ही टॉक्सिसिटी कर सकती है ना, इनएक्टिव चीज तो टॉक्सिसिटी नहीं ना करेगी। तो आप ये समझ लो कि देखो, जब कार्बामेजेपिन या फिर सल्फोनामाइड या वेल्प्रोइक एसिड जाके खुद बाइंड हो जाएंगी प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ फिनेटोइन को हटा के, तो फिनेटोइन एक्टिव फॉर्म में ब्लड के अंदर आ जाएगा। जब वो एक्टिव फॉर्म में ब्लड के अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, वहां पे टॉक्सिसिटी होगी। तो ये वो पूरी तमहीद वो क्यों बांध रहा है, वो सिर्फ इसलिए बांध रहा है कि आपने ये सारी ड्रग्स जिसका उसने जिक्र किया है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, सल्फोनामाइड, कार्बामेजेपिन, वेल्प्रोइक एसिड, इनको आपने फिनेटोइन के साथ नहीं देना। क्यों नहीं देना, क्योंकि वो एक दूसरे की टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकती हैं। अगर आप दे रहे हो तो फिर आपको अकॉर्डिंगली क्या कहते हैं उनकी डोज करनी पड़ेगी एडजस्ट, अदरवाइज देयर विल बी टॉक्सिसिटी।
और टॉक्सिसिटी आपको पता है क्योंकि ये सीएनएस से रिलेटेड ड्रग्स हैं तो देयर विल बी स्फेयर रिएक्शन, ठीक है। तो आगे वो क्या कहते हैं, द मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनोटोइन इज इनहांस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर ऑफ लिवर मेटाबॉलिज्म। अच्छा, अब जाहिर बात है, अब देखो कोई भी ड्रग है वो लिवर के एंजाइम जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम की फैमिली लिवर में प्रेजेंट है, अगर कोई भी उसको आके इंड्यूस करता है यानी बढ़ावा देता है या उनकी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, तो क्या है कि वो एंजाइम प्रोड्यूस ज्यादा हो रहे हैं। जब वो एंजाइम ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो एंजाइम का असल काम क्या था, मेटाबॉलिज्म का क्या काम था ना असल में उनका। तो जाहिर बात है, अब जब उनका मेटाबॉलिज्म का काम मतलब वो एंजाइम इतने ज्यादा हो गए हैं, तो जिन ड्रग्स ने उनके थ्रू मेटाबोलाइज होना था वो ज्यादा मेटाबोलाइज होंगी, वो जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएंगी और उनका एक्शन शो होने से पहले ही वो मेटाबोलाइज हो जाएंगी। तो वो यही कहना चाह रहा है यहाँ पे, the metabolism of phenytoin is enhanced in the presence of inducers of liver metabolism। मतलब कि वही बात, सिंपल बात है, ये तो हर ड्रग के लिए एप्लीकेबल बात होती है। एंड इनहिबिटर बाय अदर ड्रग्स, मतलब कि अगर कोई ड्रग है जो लिवर के एंजाइम को इनहिबिट कर रही है तो उनके थ्रू उसका मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, टॉक्सिसिटी आ जाएगी। और अगर इंड्यूस कर रही है कोई ड्रग्स उन एंजाइम को, तो क्या होगा, वहां पे मेटाबॉलिज्म जल्दी जल्दी होता जाएगा और क्या होगा, वो आपका एक्शन शो ही नहीं होगा, उससे पहले ही आपकी ड्रग जो वो निकल जाएगी बॉडी से। अच्छा, फेनोटोइन इटसेल्फ इंड्यूस हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। अब वो कहते हैं कि फेनोटोइन खुद भी जो है ना हेपेटिक ड्रग्स के जो मेटाबॉलिज्म है ना, यानी उनके जो एंजाइम्स हैं उनको इंड्यूस करवाता है। डिक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ अदर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, जो एपिलेप्सी कंडीशन है ना, जो सीजर्स के लिए बेसिक एक डिजीज है या कंडीशन है जो जिसके लिए आप ये ज्यादातर ड्रग्स ये यूज करते हो, तो वो ये कह रहा है कि अगर आप फेनोटोइन दे रहे हो ना तो ये इंड्यूस करती है मेटाबॉलिज्म को, जिसकी वजह से बहुत सारी और ड्रग्स जो होती हैं उनका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो सकता है यानी डिक्रीज हो सकता है। फॉर एग्जांपल कार्बामेजिपिन, क्लोनाजिपाम या लेमोट्राइगिन, उसने आपको एग्जांपल दे दी है कि उन ड्रग्स को ये उनका मेटाबॉलिज्म जो है उसको डिक्रीज कर सकती है। अच्छा, डिक्रीज द इफेक्ट, उनके इफेक्ट को डिक्रीज कर सकती है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगी, उनके इफेक्ट को डिक्रीज करेगी। अच्छा, आगे वो इसने एक बात की है कि फॉस्फेनोटोइन इज अ वाटर सॉल्युबल प्रोड्रग फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ फेनोटोइन दैट इज यूज्ड पेरेंटरली। आपको पता है पेरेंटरली जो भी आप देते हो ना उसको वाटर सॉल्युबल होना जरूरी है, क्योंकि जो आपका ब्लड है दैट इज मेजरली वाटरी इन नेचर ना, मतलब पानी है उसके अंदर ज्यादातर, तो आपको वाटर सॉल्युबल चीज होना जरूरी है अगर आपने कोई चीज पेरेंटली देनी है। अदरवाइज अगर आप कोई और मतलब फॉर्मुलेशन दोगे, ऑयल बेस्ड दोगे या फैट बेस्ड दोगे, तो वहां पे एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाते होते हैं नॉर्मली। तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप जो इसकी प्रो ड्रग क्या होता है, मुझे कोई बताएगा? Purified form of the drug. क्या? Purified form of the drug. नहीं, प्योरीफाइड फॉर्म नहीं, ये प्रो ड्रग का है मैंने। प्रो ड्रग इज सेम एज दैट ऑफ प्रो हार्मोन, कुछ ज्यादा है, हमने पढ़ा था एक जगह पहले प्रो हार्मोन का। प्रो ड्रग, प्रो का क्या मतलब होता है? प्रो होता है पहले वाला। हाँ एग्जैक्टली। तो अब इसमें क्या है, प्रो ड्रग का क्या मतलब है कि ये ड्रग असल में इटसेल्फ ये जो फेनोटोइन है फॉस्फेनोटोइन, ये इटसेल्फ एक्टिव नहीं है, इसका अपना कोई एक्शन नहीं है बॉडी के अंदर, लेकिन जब आप इसको इनटेक करते हो ये जाके अंदर, ये इटसेल्फ जो है वो प्रो ड्रग है, मतलब कि खुद एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव ड्रग की पिछली फॉर्म है ये कह लो, मतलब कि एक रॉ फॉर्म है। तो क्या होगा कि ये फॉस्फेनोटोइन कन्वर्ट हो जाएगी फेनोटोइन में बॉडी के अंदर जाके थ्रू डिफरेंट पाथवेज। जब वो फेनोटोइन में कन्वर्ट होगी दैट विल बी योर एक्चुअल ड्रग। नाउ दिस फॉस्फेनोटोइन इज ए प्रो ड्रग, दिस इज नॉट एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रो ड्रग। इसी तरह प्रो हार्मोन हमने पहले किसी चैप्टर में जिक्र किया था, तो प्रो हार्मोन हमने तब भी वही इसीलिए कहा था उसको क्योंकि वो खुद एक्टिव नहीं था, उसका खुद कोई एक्शन नहीं था,
लेकिन बॉडी के अंदर जाके वो एक्टिव होता है, मतलब कि अंदर जाके जो उसका मेटाबॉलिज्म बनता है या मेटाबोलाइट बनता है थ्रू मेटाबॉलिज्म या थ्रू डिफरेंट पाथवे, दैट इज एक्चुअली एक्टिव एंड दैट विल शो एक्चुअली द रिस्पॉन्स जो हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात कह रहा है कि प्रो ड्रग का ना ये खुद एक्टिव है ना ही ये कोई काम करने वाली है, लेकिन जब ये अंदर जाएगी ना बॉडी में, तो अंदर जाके ये एक ऐसी चीज में कन्वर्ट हो जाएगी जो एक्टिव भी होगी और जिसका रिस्पॉन्स भी होगा, वो होगी फिनेटोइन। ठीक है, जो अंदर जाके बनेगी। तो वो ये कह रही है, कह रहा है कि ये हम वाटर सॉल्युबल फॉर्म है जो हम पेरेंटरली देते हैं इसको। ठीक है, आगे आपने करना है वेलप्रोइक एसिड, इसको भी निशान लगा लें, पास पेपर्स में आए हुए आपके, वही हम कर रहे हैं, चीजें जो इंपॉर्टेंट है। वेलप्रोइक एसिड में उसने क्या बताया हुआ है? जी जी अभी हमने अभी पढ़ा कि फॉस्फेनोटोइन जो है वो हम लोग पेरेंटली देते हैं, तो हम डायरेक्टली फिनोटोइन क्यों नहीं देते पेरेंटली? क्योंकि फिनेटोइन जो है वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो वाटर सॉल्युबल नहीं होगी तो वो आपकी बॉडी में सही तरह नहीं जाएगी और सही तरह एक्शन नहीं करेगी। और ये भी होता है जो एलर्जिक रिएक्शन, जिस तरह मैंने आपको बताया, पेरेंटली जब आप, फॉर एग्जांपल यू हैव ए पेशेंट इन इमरजेंसी रूम जिसको एपिलेप्सी के सीजर्स आ रहे हैं, यानी एपिलेप्टिक है वो, और आपने उसको पेरेंटली इंजेक्ट करना है। अब आप सीजर में आपने कभी देखा हो तो उसको, उसकी पूरी बॉडी जो होती है उसको जर्किंग हो रही होती है, आप उसको खुद पकड़ने की कोशिश करो ना तो आप खुद हिलने लग जाओगे, इतने उसके स्वेयर जर्क्स होते हैं, क्योंकि मैंने खुद देखे हुए हैं तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अब ये होता है कि आप उसको ऑरली तो कुछ दे ही नहीं सकते ना, आप उसके, आप इवन आप उसको पानी भी नहीं दे सकते, क्योंकि यू आर, मतलब कि आप उसको एस्पिरेशन निमोनिया करवा सकते हो अगर आप इस तरीके से उसको पानी भी दे दोगे, हो सकता है उसके लंग्स में चले जाए, क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है, उसकी पूरी बॉडी जर्किंग कर रही है। तो आपके पास पेरेंट्रल ही एक सोर्स है कि जिसमें आप, और वैसे भी आपको पता है कि इमरजेंसी कंडीशन में जो है आप पेरेंट्रल सोर्स क्यों यूज करते हो, कोई मुझे बताएगा क्यों यूज करते हैं? अनकॉन्शियस होता है पेशेंट, नहीं क्योंकि नहीं आप ही उसमें हमने जो भी ड्रग होती है उसको ब्लड तक मेनली पहुंचाना होता है ना, तो अगर हम बिल्कुल उसको डायरेक्ट इंजेक्ट कर देंगे तो जल्दी चला जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। अब देखो, अगर आप दवाई ऑरली दोगे, उसने पहले आपके स्टमक में जाना है, इंटेस्टाइन में जाना है, उधर जाके एब्जॉर्ब होना है, दूसरी ड्रग्स के साथ उसने जो है इंटरेक्शन करना है, फूड के साथ करना है, उसको देर लगेगी, और उस जितनी आपने दिया उसमें से आधी से ज्यादा तो वैसे ही फर्स्ट पास इफेक्ट और मुख्तलिफ चीजों से जो है ना वो जाया हो जाती है। लेकिन जब आप पेरेंटली क्यों देते हो इमरजेंसी रूम में? बिकॉज यू हैव ए पेशेंट इन इमरजेंसी कंडीशन, तो आप क्या करते हो, उसको पेरेंटली देते हो, जिससे क्या होता है कि आपकी 100% बायो अवेलेबिलिटी जो है आपके पास आती है, यानी कि आपके पास 100% जो ड्रग है जो आपने इंजेक्ट की होती है वो 100% की 100% जो है ब्लड में जाती है डायरेक्ट, और वो सारी की सारी अपना एक्शन शो करेगी। जी ठीक है अभी, थैंक यू। हाँ, तो ये रीजन होती है पेरेंटली हम क्यों देते हैं, वरना पेरेंटल रूट जो है वो कोई एक अच्छा रूट नहीं है, क्योंकि आप यू आर इंजेक्टिंग नीडल्स इन योर बॉडी, तो रप्चर होता है वहां पे, जो अक्सर लोगों को नील पड़ जाते हैं जिनकी सेंसिटिविटी, और जब आप ये तो चलो कभी कभार हुआ ना, जब आप रैपिडली कर रही हो, फ्रीक्वेंटली कर रहे हो एक ही चीज को, तो वो तो आपको स्वेयर एलर्जिक रिएक्शंस की तरफ भी लेके जा सकती है, अगर आप फ्रीक्वेंटली, जिस तरह एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं उनको तो चलता रहता है ये झटकों वाला मसला है, तो उनको तो हर वक्त वो अपने साथ कोई ऐसी ड्रग रखते हैं कि इन इमरजेंसी कंडीशन अपनी पॉकेट वगैरह में कि अगर खुदा ना खास्ता उनको हो तो कोई और बंदा साथ वाला जो है वो उनको इंजेक्ट कर दे फौरन से। एनीवेज, वेलप्रोइक एसिड पे जाते हैं। वेलप्रोइक एसिड क्या है? इन एडिशन टू competing for phenytoin plasma protein binding site, valproic acid inhibit the metabolism of carbamazepine, ethosuximide, phenytoin, phenobarbital, lamotrigine। वो यही कह रहा है कि इसमें कि compete तो वो करता है फिनोटॉइन के साथ साथ, फिनेटोइन की जो प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स है ना, जिनको मैंने पहले जिक्र किया था आपके साथ कि जो प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स हैं उनके साथ जो है वो compete करती हैं ये मुख्तलिफ ड्रग्स। तो वो कह रहे हैं ये तो करता ही करता है, साथ में जो है ना वेलप्रोइक एसिड इनहिबिट करता है मेटाबॉलिज्म को इन ड्रग्स का।
अब ये किस तरह से मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करा? ऑब्वियसली वहां पे वो कोई जो एंजाइम है जो इनकी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होंगे उनके साथ ही छेड़छाड़ कर रहा होगा ना, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनका मेटाबॉलिज्म इनहिबिट होगा। और जाहिर बात है जब मेटाबॉलिज्म इनहिबिट होगा तो क्या होगा, वहां पे टॉक्सिसिटी हो जाएगी उस ड्रग की जिसका मेटाबॉलिज्म इनहिबिट कर रही है ये वेल्प्रोइक एसिड। ठीक है, तो आगे ये क्या कह रहा है, हेपेटिक biotransformation of valproic acid lead to formation of toxic metabolite that has been in। अच्छा, अब आगे वो ये क्या कह रहा है कि हेपेटिक अब जब आपको पता है हर ड्रग ने जो है इसने लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज होना है और आगे एक्सक्रीट आउट होना है और जो भी इसने मेटाबॉलिज्म इसका होना है, तो वो ये कहता है कि जो वेल्प्रोइक एसिड है ना, इसका जो मेटाबोलाइट होता है ना, मेटाबोलाइट कहते हैं किसको है, किसी को मुझे बताएगा? हम तब से जो कि मेटाबोलाइट कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस होते हैं। हाँ जी, तो ये होता है इटसेल्फ क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ पेरेंट ड्रग और पेरेंट थिंग। जो अगर हम वेल्प्रोइक एसिड है तो वेल्प्रोइक एसिड इज अ पेरेंट ड्रग एंड जो उसके रिजल्ट में प्रोड्यूस हो रहा है वो मेटाबोलाइट जो होंगे वो आगे उनको हम जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू हो रहे हैं उनको हम मेटाबोलाइट कहेंगे। तो अब वो ये कह रहा है कि ये जो मेटाबोलाइट यानी कि जो आम जुबान में कह लो कि जो उसके आगे फ्रेगमेंट या उसके टुकड़े बन रहे हैं टूट के वो जब आगे मेटाबोलाइज हो रहा है तो क्या वहां पे जो है वो टॉक्सिक होता है किसका, वेल्प्रोइक एसिड का, दैट हैज बीन implicated in the hepatotoxicity of a drug। अब ये कह रहा है कि हेपेटोटॉक्सिसिटी वेल्प्रोइक एसिड की किस वजह से होती है, इस वजह से होती है कि जो इसका एक मेटाबोलाइट होता है जिसका उसने नाम यहाँ पे नहीं बताया हुआ, वो जो है वो टॉक्सिक इन नेचर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास हेपेटोटॉक्सिसिटी आ सकती है अगर आप उसकी ओवरडोज करोगे या फिर जाहिर बात है अगर आप उसका मॉनिटरिंग उसकी सही तरीके से नहीं करोगे। आगे हम पढ़ेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। तो इसमें उसने यही बताया हुआ कि डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे सोडियम चैनल ब्लॉकेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों जो मैकेनिज्म है। अच्छा, आप लोग ना प्लीज निशान लगा लिया करो, मुझे ये होता है कि आप लोग पता नहीं निशान लगाते हो कि नहीं, बाद में आप लोग भूल जाओ तो फिर ये होगा पेपर के टाइम आप लोगों का ना इश्यू होगा। बुक अपनी हमेशा साथ रखा करो, उस पर निशान लगाते जाया करो। अच्छा, सोडियम चैनल ब्लॉकेट में क्या होता है कि वो ये कहता है कि ये जो एट थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन, अच्छा थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन वो वाली कंसंट्रेशन होती है जिस कंसंट्रेशन पे ड्रग के आपको थेराप्यूटिक इफेक्ट्स आते हैं, यानी अच्छे इफेक्ट्स आते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। तो फिनेटोइन, कार्बामेज़ेपिन, लेमोट्राइगिन एंड जोनिसामाइड ये जो है ये क्या करते हैं, दे ब्लॉक वोल्टेज गेटेड। वोल्टेज गेटेड से क्या मुराद है, मैंने कल परसों आपको बताया था, जिसमें आयन के डिफरेंस की वजह से जो है वो आ रहा हो, वो वाले चैनल। बिल्कुल हाँ, जो आयंस के फ्लो पे डिपेंडेंट हो। तो अब क्या होगा कि मेम्ब्रेन के आउटसाइड और इनसाइड आयंस की वजह से एक वोल्टेज डेवलप हुई होती है। तो जब उस वोल्टेज में चेंजेस आती हैं तो इन चैनल पे या इन जो ये जो हम जिनके डिस्कशन करने लगे हैं इन पे इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि ये ब्लॉक कर देती हैं ये वाली ड्रग्स वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को जो न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन्स में होते हैं। ठीक है, यानी कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में जो सोडियम चैनल होंगे उनको ब्लॉक करेगा। उसके ब्लॉक करने से क्या होता है आपको पता है, जब भी एक न्यूरॉन एक्टिव होता है यानी उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, उसके बाद उसने वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिए हैं, न्यूरोट्रांसमीटर अगले वाले न्यूरॉन को एक्टिवेट कर देगा, उससे आगे चेन चलती चलेगी। अब आपको पता है एक न्यूरॉन अगर एक्टिव हुआ है ना, उसको अगर आप चाहते हो ना दोबारा एक्टिव करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। मतलब कि एक टाइम होता है, जिस तरह कहते हो ना यार आप कोई आप लोग आपको बार बार काम कही जाए तो आप कहते हो यार थोड़ा सांस तो लेने दो, तो उसी तरह से न्यूरॉन का भी यही हिसाब है। न्यूरॉन कहते हैं कि यार थोड़ा सांस तो लेने दो, अगला स्टिमुलस पहले ले आयो। तो उस अगर जब तक वो उसका वो पीरियड या वो टाइम जितना
अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि जिस तरह इंसान कहता है कि यार थोड़ा सांस लेना, उसी तरह न्यूरॉन का भी है कि उसने एक स्टिमुलाई को रिस्पांस दे दिया ना, आगे एक्टिवेशन हुई है, सब कुछ एक्टिव पोटेंशियल जनरेट हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज हुआ है, अगला न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एक्टिवेट हुआ है, तो उसको खुद को दोबारा से जब स्टिमुलस के लिए उसने एक्टिव होना है ना, तो उस उन दोनों मतलब के दो स्टिमुलाई के बीच में जो है एक पीरियड होगा जिसको कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, यानी कि थोड़ा टाइम वो लेगा रुकने के लिए। तो वो ये कह रहा है कि ये ड्रग्स करती क्या है, ये इन सोडियम चैनल को जब ब्लॉक करती हैं तो उससे क्या होता है, ये रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है ना ये प्रोलॉन्ग हो जाता है, ठीक है, यानी वहां पे प्रोलॉन्गेशन ऑफ दैट रेस्ट स्टेट हो जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है एपिलेप्टिक या सीजर पेशेंट में हो क्या रहा है, वहां पे हो ही ये रहा है कि बार बार जो है न्यूरॉन की एक्टिवेशन हो रही है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, बार जो है वो उसकी बॉडी जो है मूवमेंट जो है उनकी मूवमेंट अननेसेसरी मूवमेंट्स हो रही है। तो हम सब तो ये चाहते ही नहीं है, हम तो चाहते हैं इसका उल्ट। तो हम क्या करेंगे, हम जो उसका रिफ्रैक्टरी पीरियड है उसको बढ़ा देंगे। हम क्या करेंगे कि वो जो न्यूरॉन की रेस्ट स्टेट है ना, जिसमें वो एक्टिव नहीं होता, जिसमें वो किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स नहीं करता, हम उस स्टेट को प्रोलॉन्ग कर देंगे। हाउ? वी विल बी ब्लॉकिंग सोडियम चैनल्स विच आर एक्चुअली वोल्टेज गेटेड, ठीक है। ये बात सारी उसने इसमें की है, मैं उसमें पढ़ के भी सुना देती हूँ। दिस एक्शन इज रेट डिपेंडेंट, दैट इज dependent on the frequency of neuronal discharge and result in prolongation of inactivated state of sodium channel and refractory period of neuron, ठीक है। फिनोबार्बिटॉल जो आपको पता है बार्बिट्यूरेट्स में से एक ड्रग है या एजेंट है, वेलप्रोइक एसिड जो हमने इनमें एंटी सीजर ड्रग्स में पढ़ी है, और उसमें भी ये कहा है कि उसने ये दोनों जो हैं सिमिलर इफेक्ट्स दे सकते हैं एट हायर डोसेस, लेकिन प्राइमरी ये इफेक्ट इनका है फेनेटोइन का, कार्बामेजेपिन का, लेमोट्राइगिन का या फिर जोनिसामाइड का, ठीक है। आगे जो अगला उसने पढ़ा बताया है ना मैकेनिज्म इन ड्रग्स से रिलेटेड, वो हमने पहले डिस्कस किया हुआ जो बार्बिट्यूरेट या बेंजोडायजेपिन से रिलेटेड। उसमें आपको याद है कि हमने पढ़ा था गाबा ए रिसेप्टर था, जो क्लोराइड आयन चैनल जो था उसमें उसका कम्प्लेक्स मतलब के उसके खुद इटसेल्फ जो थे उसके 5 सब यूनिट थे। हर सब यूनिट के अगर आप लोगों ने साथ साथ पढ़ते हो ना तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैं हर चीज को रेफरेंस पिछले लेक्चर से दे रही होती हूँ। तो अगर आप नहीं सुनते साथ साथ तो आप प्लीज रिकॉर्डिंग अगले लेक्चर होने से पहले ना सुन लिया करो, ताकि उससे आपका, क्योंकि रिकॉर्डिंग में थोड़ी डिले ऑल्दो डालती हूँ, लेकिन ये है कि फिर भी आप सुन लिया करो, उससे आपको ये फायदा होगा कि आपको रिलेट कर सकोगे आप पिछले लेक्चर से। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि गाबा ए रिसेप्टर का हमने पढ़ा था 5 सब यूनिट थे और हर सब यूनिट के आगे 4 डोमेन थी, जिसकी मैंने कल आपको पिक्चर भी सेंड की थी। और ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और इन सब यूनिट्स के दरमियान में एक आयन चैनल होता है जो किसके लिए होता है, क्लोराइड के लिए होता है। ये इसको मैक्रोमोलिकुलर कम्प्लेक्स क्यों कह रहा है, क्योंकि इसमें देखो ना इतने सारे सब यूनिट है, मैक्रोमोलिक्यूल की फॉर्म वो बना लेता है। तो वो ये कह रहे हैं कि आपको पता है हमने पहले पढ़ चुके हैं बेंजोडायजेपिन जो है उनको एक्ट करती है और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाती है वो आयन चैनल की, जिसकी वजह से क्या होता है गाबा जो है, गाबा इटसेल्फ क्या इसका इफेक्ट होता है, इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। तो हमें यहाँ पे सीजर्स में चाहिए ही इनहिबिटरी इफेक्ट, हम चाहते हैं कि वो इनहिबिशन करे ताकि जो है वहां पे हमारे पास जो सीजर्स हैं हम उनको कंट्रोल कर सकें। आगे फिनोबार्बिटॉल का भी वही सारा एक्शन था, बस उसकी साइड डिफरेंट थी, हमने पढ़ा था। और इसका ये था कि जो बेंजोडायजेपिन था ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक्शन था, यानी फ्रीक्वेंसी उसकी जो है वो ज्यादा करता है, जबकि जो बार्बिट्यूरेट्स थे यानी फिनोबार्बिटॉल जिसकी यहाँ बात हो रही है वो क्या है, वो ड्यूरेशन से रिलेटेड उसका एक्शन होता है, यानी कि वो ड्यूरेशन बढ़ा देता है आयन चैनल्स की, क्लोराइड आयन चैनल की। आगे वो एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट करता है जो पहले हमने नहीं पढ़ी हुई, वो ये कहता है कि गाबा को ना टर्मिनेट करने के लिए, या गाबा इटसेल्फ एक एगोनिस्ट है ना जो हमारे अंदर नेचुरली प्रेजेंट है। एक रिसेप्टर क्या एगोनिस्ट है, गाबा रिसेप्टर है, और गाबा रिसेप्टर तो है ना मतलब कि एक रिसेप्टर है, और गाबा इटसेल्फ जो है वो क्या है, एक केमिकल है जो गाबा रिसेप्टर पे जाके अटैच होता है।
तो वो ये कह रहा है कि गाबा जो है ना ये मेटाबोलाइज हो जाता है इस एंजाइम से, यानी टर्मिनेट हो जाता है इसका एक्शन। तो ये गाबा अमाइनो ट्रांस अमाइनेज, ये गाबा टी के से इसको हम जो है ना डिनोट करते हैं। तो अब ये जो है ना, अब क्या होता है कि इसमें हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जो इसके मेटाबॉलिज्म को खत्म कर देंगी, यानी इस एंजाइम को वो इरिवर्सिबली इनएक्टिव कर देंगी। अब इस एंजाइम को इरिवर्सिबली इनएक्टिव करने का क्या मकसद है कि हम नहीं चाहते कि गाबा का इफेक्ट कम हो, हम तो चाहते हैं कि गाबा का इफेक्ट ज्यादा हो, क्योंकि गाबा का एक्शन है इनहिबिटरी, तो हम चाहते हैं कि गाबा का इफेक्ट ज्यादा हो। तो हम क्या करेंगे कि गाबा को जो मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम है ना उसको इनहिबिट कर देंगे, ताकि गाबा का जो अपना एक्शन है वो ज्यादा हो सके। तो इसमें फिर वो आगे ड्रग्स की बात कर रहा है कि वेगाब्रेटिन जो है ये थेराप्यूटिक लेवल पे ये एक्शन शो करती है कि ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो क्या होगा, हमारे पास गाबा ज्यादा हो जाएगा। जब गाबा ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमारे पास इनहिबिटरी एक्शन ज्यादा होगा। आगे वो क्या बात करता है, कैन आल्सो बी इनहिबिटेड बाय वेल्पोरिक एसिड एट हाई कंसंट्रेशन। मतलब वेल्पोरिक एसिड भी ये काम कर सकता है, लेकिन एट हायर कंसंट्रेशन, उसको ज्यादा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होगी यही काम करने के लिए। अच्छा, टायागैबिन जो है ये एक और ड्रग है जो हमने बैकअप या फिर वो एडजंक्टिव जो थी ना उस क्लास में ये वाली ड्रग्स थी, ये जो ऊपर वाली भी पड़ी और ये वाली भी। तो ये क्या काम करती है, ये भी यही करती है कि ये इसका काम ये है कि ये गाबा ट्रांसपोर्टर होता है, यानी गाबा को जो ट्रांसपोर्ट करने वाला एक ट्रांसपोर्टर होता है न्यूरॉन्स में, उसको क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है। यानी गाबा को वापस, जिस तरह हमने मैंने आपको पिक्चर बना के दिखाया भी था कि साइनेप्स में हमें जब गाबा ज्यादा जरूरत है, यानी न्यूरोट्रांसमीटर की ज्यादा जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, उसके जो रीअपटेक वाले जो ट्रांसपोर्टर होते हैं उनको हम इनहिबिट कर देते हैं ताकि वो वापस ना लेके जाए। जब वो वापस नहीं लेके जाएगा तो वो सारा जो गाबा होगा वो साइनेप्स में ही पड़ा रहेगा। जब साइनेप्स में पड़ा रहेगा तो क्या होगा, वो बार बार रिसेप्टर के साथ अटैच होगा, बार बार अपना इनहिबिटरी एक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है उस ट्रांसपोर्टर को। अगेन क्या हो रहा है, हमारे पास गाबा हमारे पास साइनेप्स में ज्यादा होगा, जब साइनेप्स में गाबा ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसका अगेन इनहिबिटरी एक्शन आएगा। अच्छा, इन न्यूरॉन एंड गीलिया प्रोलॉन्गेशन ऑफ एक्शन, वो यही कह रहा है कि वो जो है ना आपके जो नर्वस सिस्टम है इसमें वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि गाबा का जो है कंसंट्रेशन ज्यादा कर देगा और उसका एक्शन जो होगा वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, अब गाबापेंटीन जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है एपिलेप्सी के लिहाज से। ये जो है ना गाबापेंटीन, अब आप देख रहे हो उसका पहले 3 वर्ड ही गाबा है। तो अब ये असल में है तो स्ट्रक्चरल एनालॉग, एनालॉग कहते हैं, किसी को मुझे बताएगा? सिमिलर होता है जो स्ट्रक्चर में, हाँ होता है ये स्ट्रक्चर में। गाबा जो हमारे अंदर नेचुरली प्रेजेंट है उसके साथ सिमिलैरिटी होती है इसकी स्ट्रक्चरली, लेकिन ये गाबा रिसेप्टर में नहीं बाइंड करता। देखो अब है केमिकली वो एक जैसा, लेकिन वो रिसेप्टर गाबा वाले रिसेप्टर पे जाके एक्शन नहीं शो करता, इसका एक्शन कुछ और है, वो हम आगे जाके बढ़ेंगे। अच्छा, लेकिन उसने वैसे बता दिया कि ये स्ट्रक्चरल एनालॉग है। ये आपको एमसीक्यू में भी शायद आ जाए कि स्ट्रक्चर एनालॉग कौन सा है गाबा का, तो आप कहोगे गाबापेंटीन। अच्छा, other drug that may facilitate the inhibitory action of GABA include felbamate और टोपिरामेट या वेल्प्रोइक एसिड। ये वाले जो ड्रग्स है ना ये सारी, इनका भी इनहिबिटरी एक्शन होता है, जो गाबा का होता है ना उसी पे एक्शन शो करती है और फिर उससे आगे इनहिबिटरी एक्शन जो है हमारे पास प्रोड्यूस होता है। आगे जो थर्ड मैकेनिज्म है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकेट। इसमें क्या होता है कि कुछ कैल्शियम चैनल्स या कैल्शियम करंट्स ऐसे होते हैं जो लो थ्रेशोल्ड बेस्ड होते हैं, यानी उनको बहुत थोड़ा सा स्टिमुलस रिक्वायर होता है या बहुत थोड़ा सा, जैसे हमने पढ़ा था ना कि कैल्शियम करंट्स या कैल्शियम के चैनल कब ओपन होते हैं, जब हमारे पास पोटाशियम का जो होता है वो पोटाशियम अंदर ज्यादा होने लग जाता है सेल के अंदर।
तो वो ये कह रहा है बहुत थोड़ा सा थ्रेशोल्ड इनको रिक्वायर होता है। कुछ होते हैं इनके आगे फर्दर टाइप्स होती है ना कैल्शियम चैनल्स की या कैल्शियम करंट्स की, तो यहाँ पे जो टाइप टी होती है ना हम जिसकी बात कर रहे हैं, इसको बहुत थोड़ा सा जो होता है ना थ्रेशोल्ड रिक्वायर होता है, यानी थोड़ी सी उसको बस आप जैसे कहते हैं बस तीली लगाने की देर है और वो जो है ना काम आपका हो जाता है। तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पे इन जो कैल्शियम करंट्स है ना इनको बहुत थोड़ा सा जो थ्रेशोल्ड वाले होते हैं उनको ये वाली ड्रग इनहिबिट कर सकती है। कौन सी ड्रग? थायोक्सीमाइड। ये जो ड्रग है ये लो थ्रेशोल्ड कैल्शियम करंट्स यानी कि टाइप टी वाले जो है उनको ये इनहिबिट कर सकती है। अब आपको पता है जब कैल्शियम करंट जो है वो इनहिबिट होगा तो क्या होगा, कोई मुझे बताए। कैल्शियम जब सेल के अंदर नहीं आ रहा तो क्या होता है? एक तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होते। हाँ एग्जैक्टली मतलब जो भी आपने रिलीज करवानी है ना चीज, वो रिलीज ही तब होती है जब आपके उस सेल के अंदर कैल्शियम आता है। जब आपने उसको इनहिबिट कर दिया तो कैल्शियम नहीं आएगा, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर हो, वो इंसुलिन हो, वो कुछ भी हो, वो रिलीज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा स्पेशली इन थैलेमिक, अच्छा आगे वो यही उसने बात की कि थैलेमिक थैलेमिक जो न्यूरॉन होते हैं वहाँ पे पेस मेकर के तौर पे वो काम कर रहे होते हैं। जो वहाँ पे डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, न्यूरोनल डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, यानी वहाँ पे पेस मेकर क्या जो जो जनरेशन कर रहा होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेशन थोड़ी थोड़ी जो कर रहा है, यानी जो सिग्नल प्रोडक्शन कर रहा होता है, वो थैलेमिक न्यूरॉन्स होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं इन सीजर्स में। उनको जाके जो है क्या करता है, उनके कैल्शियम करंट्स को जो है उनको इनहिबिट कर देगा और आगे होगा क्या कि आपको पता है कि वो आगे फिर फर्दर जो है वो रिलीज नहीं होगा और उससे हमारे पास इनहिबिटरी इफेक्ट आएगा। इसलिए सिमिलर एक्शन इज रिपोर्टेड फॉर valproic acid as well as for both gabapentin and pregabalin। ये मैंने आपको बताया था कि गाबापेंटीन है तो स्ट्रक्चर एनालॉग, लेकिन उसका एक्शन वो वाला नहीं था। इसका एक्शन कौन सा है? इसका कैल्शियम चैनल ब्लॉकेट वाला इसका जो है ये एक्शन है। अच्छा, एंड इट मे बी प्राइमरी एक्शन फॉर लेटर ड्रग्स। ठीक है, उसके बाद क्या बात कर रहे हैं अदर मैकेनिज्म्स में कौन कौन से आ सकते हैं, क्योंकि सीएनएस है, सीएनएस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, तो इसमें हम कुछ चीजें हमारे पास श्योर होती हैं, कुछ हम अदर मैकेनिज्म मतलब कि ये चीजें भी हो सकती हैं तो हम उसमें भी ऐड कर देते हैं कि थ्रू डिफरेंट पाथवेज कुछ और चीजें भी वो कर रहे होते हैं वो ड्रग्स, तो हम उनकी बात करते हैं। जिस तरह वैल्प्रोइक एसिड कैल्शियम चैनल पे तो एक्शन शो कर रहा होता है अपना, इसके साथ साथ क्या करता है कि वो हाइपरपोलराइजेशन कॉज करता है। हाइपरपोलराइजेशन जब भी होती है तो आपको पता है कि कैल्शियम चैनल जो है वो ब्लॉकेड हो जाती है, पॉसिबली बाय एनहांसिंग कैल्शियम पोटेशियम आयन परमेबिलिटी। वही बात जो हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ी थी कि जब हाइपरपोलराइजेशन हो रही थी तो हाइपरपोलराइजेशन हो किस वजह से रही थी, हो ही वो कैल्शियम की पोटेशियम की ज्यादा बाहर जाने की वजह से हो रही थी, और उसके रिजल्ट में क्या आ रहा था, हमारे पास कैल्शियम चैनल का ब्लॉकेड हो रही थी और ब्लॉकेड होने की वजह से हमारे पास इनहिबिटरी इफेक्ट आ रहा था। Although phenobarbital act on sodium channel and GABA chloride channels, it also act as antagonist as some glutamate receptor। अच्छा, अब पता क्या है, गाबा का आपको मैंने काफी दफा बता दिया कि गाबा जो है ना ये एक इनहिबिटरी इसका रिस्पॉन्स होता है। लाइक गाबा जब भी अपने रिसेप्टर के साथ अटैच होगा तो वहां पे रिस्पॉन्स जो होगा वो होगा इनहिबिटरी। लेकिन जो ग्लूटामेट है ना, अनलाइक गाबा, इट इज एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर या एक्साइटरी केमिकल। तो क्या होगा कि whenever it will act on the receptor, what will happen, it will excite the neuron या फिर ये excitatory response देगा। तो आपको पता है सीजर्स में तो ऑलरेडी हमारे पास एक्साइटेशन हुई हुई है या सीजर एक्टिविटी बहुत ज्यादा हुई हुई है, तो हमें एक्साइटेशन चाहिए ही नहीं, हम तो उसका उल्ट चाहते हैं। तो ये वाली जो phenobarbital है वो उसका जिक्र कर रहा है कि it also act as antagonist at the glutamate receptor। तो again it is मतलब यूजफुल फॉर अस, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्साइटरी न्यूरॉन या न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसकी भी एक्टिविटी को कम कर रहा है। समझ आ गई? आगे वाला क्या बात करता है
फेल्बामेट जो है ये ब्लॉक करता है ग्लूटामेट NMDA रिसेप्टर, ये उसकी टाइप है, केमिकल नेम है एन मिथाइल डी, इसका मैं आपको पूरा नाम बताती हूँ, डी एस्पार्टिक एसिड रिसेप्टर। तो ये इसका उसका शॉर्ट फॉर्म बताइए, उसका रिसेप्टर है ग्लूटामेट का रिसेप्टर। यहाँ पे जिस तरह पहले उसने ग्लूटामेट रिसेप्टर्स लिखा हुआ है ना, मतलब टाइप्स होती है मुख्तलिफ, तो जो उसकी NMDA वाली टाइप है ना, उसमें जाके ये वाली ड्रग बाइंड है। उसके अलावा टोपिरामेट जो है ये क्या करती है, सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करती है, जिस तरह हमने सबसे पहला वाला एक्शन पढ़ा था। उसके अलावा ये क्या करती है, गाबा पे भी इसका एक्शन है, और ये ग्लूटामेट को भी करती है। अब देखो कुछ ड्रग्स जिनके इधर अदर वाले में जिक्र किया है, ये 3-3 4-4 जगहों पे जो है अपना एक्शन शो कर रही है। अच्छा, उसके बाद इस चैप्टर में आपने ये 3 मैकेनिज्म तो आप अपनी फिंगर टिप्स पे कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने आना है, ये टेबल है 24.1, इसमें मैंने कुछ ड्रग्स जो है ना हाईलाइट की हुई है, 5-6 ड्रग है, नहीं 5 ड्रग्स हैं जो मैंने हाईलाइट की हुई है। कार्बामेज़ेपिन, अपना निशान लगा लो आप सब, कार्बामेज़ेपिन, इथोसक्सीमाइड, फेल्बामेट, फेनोटाइन, वेल्प्रोइक एसिड। इन ड्रग्स को आपने इनके एडवर्स इफेक्ट फिंगर टिप्स पे करने हैं, और उनके अलावा जो ड्रग्स हैं उनको भी आपने बहुत अच्छे से करना है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे जो ड्रग्स मैंने बताई हैं, लेकिन आपने जो बाकी हैं उनको भी छोड़ना नहीं है, उनको भी करना है। लेकिन ये वाली जो ड्रग्स जो मैंने बताई हैं ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको आपको खास तौर पर निशान लिखवा दिए। इनके एडवर्स इफेक्ट्स उस टाइम बस बताए हुए कि इसमें होता क्या क्या है, आप वो सारा कोई ऐसा कोई इतना वो डिफिकल्ट नहीं है जो आपको ना समझ लगे, ठीक है। इसके बाद नीचे जो है समरी में आ जाए, समरी में जो है ना आपके यहाँ पे अगेन बेंजोडाज़ेपिन्स दिया हुआ होगा, ये बेंजोडाज़ेपिन, क्लोनाज़ेपाम और डायज़ेपाम, ये दोनों क्या कर रहे हैं, गाबा पे रिसेप्टर पे एक्ट कर रही हैं। और स्टेटस एपिलेप्टिकस, ये कौन सा होता है, ये इमरजेंसी कंडीशन होती है जो एपिलेप्सी के पेशेंट को होती है, यानी उसमें बगैर रुके उससे एक के बाद दूसरी जो है वो सीजर की एपिसोड हो रही होती है, तो इस कंडीशन को कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिक। ये स्टेटस तो जैसा आपने कभी इमरजेंसी रूम में सुना होगा कि जो भी स्टैट चाहिए, मतलब मैं आपको बता रही थी कि कैसे हम, हाँ बेंजोडाज़ेपिन का मैं आपको बताई थी कि ये क्लोनाज़ेपाम और डायज़ेपाम जो है ना, आपने इस समरी में से ये करना है। तो मैं स्टेटस एपिलेप्टिकस का आपको बता दिया था, समझ लग गई थी इसकी बात की। इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें बार बार एपिसोड हो रही होती है एपिलेप्सी की, तो बगैर किसी इंटरवल के, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम दे सकते हैं सेडेट करने के लिए उसको, ताकि उसके अलावा नीचे वाला जो है क्लोनाज़ेपाम का, उसने बताया है कि एब्सेंट सीजर और मायोक्लोनिक सीजर और इनफर्टाइल स्पाज़म में भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा जो आपने बाकी चीजें यहाँ पे वो आपने चैप्टर से देख के, जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं उसमें आपने देख के जो है वो वहां से कर लेनी है। अच्छा, वो जो था क्या कहते हैं, ऊपर वाला जो था टेबल, उसका मैंने आपको निशान लिखवा दिए थे, उसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें। आप भी वो टेबल एक दफा फिर दिखा दे, वो निशान लगाने हैं। अच्छा अच्छा, ये जो मैंने अभी जो नीचे बताया था, इसका पता है आपको ना सबको, इन्फेंटाइल स्पाल्म का, कि नहीं पता? इसमें क्या होता है कि सीए डिसऑर्डर है, ये बेबीज में होता है ये खास तौर पे। तो इसमें लेग और आर्म्स के जो होते हैं वहां पे जर्किंग हो रही होती है, या फिर जो हेड है वो जो बेबी होता है वो आगे को कर लेता है और इस तरीके से जर्किंग होती है। एनीवेज, ये जो है ना एडवर्स इफेक्ट वाले, इसमें 5 ड्रग हैं, इनको आपने अच्छे से करना है, लेकिन छोड़नी कोई नहीं। मैं अगेन बता रही हूँ, करना ये पूरा टेबल है, लेकिन जो 4 ड्रग्स मैंने आपको बताई हैं, 5 ड्रग्स, ये आपने लाजमी करनी है।
ठीक है, हो गया? किसी को कोई आज वाले लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ ले, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास।